अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम NET 1 2025 में जो फिज़िक्स के क्वेश्चन आए हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करता चला जाऊँ आपसे कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे एंट्री टेस्ट के लिए, ऑब्वियसली एक अलग सा हमारे माइंड में प्रेशर भी है। हमारे पास इन क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर भी मौजूद नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है टाइम मैनेजमेंट, कि मैंने ये टेस्ट अपना कंप्लीट करना है विद इन दैट टाइम। सो हमारे पास इस टाइप के दो टाइप के हम मेथड डिस्कस करेंगे। एक तो जनरल होगा, जो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आएंगे हम उसको एक जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे किप्स मास्टर मेथड के थ्रू। किप्स ट्रिक कह लें, किप्स शॉर्टकट्स कह लें, कि विद इन दैट टाइम हम उन क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो फर्स्ट आया, दैट वाज गोइंग फ्रॉम शेल n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 4, द रेडियस इंक्रीजेस बाय। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते ही हमारा माइंड क्लिक करता है कि ये टॉपिक कौन सा होगा। एज यू नो कि ये टॉपिक कौन सा है, बोहर एटॉमिक मॉडल का। और यहां पे ऑप्शन को देखते हुए मुझे क्लैरिफाई हो गया कि एक्चुअली ये परसेंटेज में मुझसे आंसर पूछा गया। अब यहां पे पॉइंट यहां पे आता है कि जब भी आपने एंट्री टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस देखना है प्रॉपर्ली, तो तमाम ऑप्शन को प्रॉपर्ली रीड आउट कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर नहीं लगाना। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक इसमें आता है बोहर एटॉमिक मॉडल, और बात की गई है रेडियस की। रेडियस का अगर मैं जनरल फार्मूला अगर आपको याद पड़ता हो, दैट वाज Rn इज इक्वल टू n स्क्वेयर R1। अब यहां पे जो बात की गई है n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 4, तो इसमें देखते हैं कि अगर फर्स्ट शेल के अंदर n की वैल्यू 1 स्क्वेयर दैट इज R1, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आया कि R1 दैट वुड बी इक्वल टू R1 के इक्वल आ गया। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि वो शेल सेकंड कौन सा है, n इज इक्वल टू 4, तो उस पॉइंट को हम रिलेट करेंगे कि रेडियस फोर्थ हम ऑर्बिट की जब बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर और R1, तो इट गिव्स यू द वैल्यू R4 इज इक्वल टू 16 R1। अब देखिए क्वेश्चन में जनरली बात की गई है परसेंटेज की, तो एज वी नो दैट कि परसेंटेज चेंज जब हम इसमें निकालेंगे, दैट इज परसेंटेज चेंज। वो आपको इसका ऑलरेडी फार्मूला पता है और पता होगा, आई होप सो, कि इन फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। अब यहां पे अगर हम देखें R4 की वैल्यू दैट इज 16 R1, दिस वन इज द R1 डिवाइडेड बाय R1 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो हमारी कैलकुलेशन यहां पे क्या कह रही है, 16 माइनस R1 दैट इज 15 डिवाइडेड बाय R1, इट गिव्स यू द 1500%। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज द 1500%। अब ये तो हो गया जनरल वे। अब आते हैं किप्स मास्टर मेथड की तरफ। अब मास्टर मेथड को देखने से पहले मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन डिस्कस करूं कि एक्चुअली बताइएगा कि इसके क्वेश्चन के एंड के ऊपर अगर आप वर्ड देखें तो दैट इज द इंक्रीजेस बाय, वर्डिंग इज दैट इंक्रीजेस बाय। व्हाट इफ अगर ये होता इंक्रीजेस टू, ऑब्वियसली तमाम पॉसिबिलिटी तो हमने देखनी है, तो यहां था इंक्रीजेस बाय, और अगर सवाल आए इंक्रीजेस टू, लेट्स चेक इट नाउ। अब ये पॉइंट आपने लाजमी नोट करना है कि अगर क्वेश्चन में इंक्रीजेस टू हो और बाय हो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस मैं जनरली आपसे अगर शेयर करूं तो वो हमारे पास जो आएगा, मैं आपसे क्लैरिफाई कर दूं, इंक्रीजेस बाय की वर्डिंग एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि आपके फाइनल आंसर में जो एडेड वैल्यू आई है, और इंक्रीजेस टू वर्ड का मतलब क्या होगा कि वो आपके पास उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे हमें तक अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ व्हाट डज दैट मीन कि एडेड वैल्यू क्या है और ये फाइनल वैल्यू क्या है। इसकी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। वो एग्जांपल, लेट सपोज मैं कहता हूं कि आज सपोज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है लाइक 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैं वर्ड आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 15 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गया, तो मैं कहूं कि टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय, और टेम्परेचर इंक्रीजेस टू में क्या वर्ड आएगा। अब यहां पे पॉइंट आउट हम करेंगे, जब वर्डिंग आएगी इंक्रीजेस बाय, सो रिमेंबर दैट मैंने वर्ड लिखा एडेड वैल्यू।
अब आप मुझे खुद बताएं कि 15 डिग्री से 25 में जो फर्दर जो चेंज आ रहा है आपके पास, जो एडिशन हुई है वो कितनी है? 25 माइनस 15, इट गिव्स यू द 10 डिग्री सेल्सियस। और अगर वर्डिंग आती है इंक्रीजेस टू की, तो मैंने वर्डिंग लिखी है दैट इज फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू 15 से 25 डिग्री, तो फाइनल वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 25 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंक्रीजेस बाय, जो वर्डिंग आएगी उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी कि इंक्रीज भी हो सकता है लाइक डिक्रीज, लेकिन वर्ड यहां इंक्रीज है, वो है 10। और इंक्रीजेस टू जो होगा, जो फाइनल वैल्यू होती है वो आएगी। अब किप्स मास्टर मेथड को यूज करते हैं कि मुझे ये पूरा सॉल्यूशन करना ना पड़े और मैं इसका आंसर दे दूं। लेट्स चेक इट नाउ। n इज इक्वल टू 4 to 1, ये हमें क्लैरिफाई हो गया कि 4 का स्क्वायर दैट इज 16, और 1 जब मैंने पुट किया दैट इज द R1। मैं यहीं पे क्लैरिफाई कर देता हूं, लुक एट दैट, कि अगर मैं बात करूंगा तो ये आ जाएगा 16 R1 लाइक ये, और ये R1। आंसर आपके पास डायरेक्टली कितना आ गया? सपोज 15 R1। अब 15 जो भी आंसर आया, सिंपल उसको हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट्स द किप्स शॉर्ट मेथड, मास्टर मेथड, कि विदाउट सॉल्यूशन माइंड में कैलकुलेशन की और फौरन से पहले आपने आंसर दे दिया। सो इन द लास्ट मैं बात करूंगा, ख्याल रखना है कि इंक्रीजेस बाय वर्ड आया है या इंक्रीजेस टू आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया था कि वेट ऑफ 1 किलोग्राम बॉडी ऑन द मून इज। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हम बात करते हैं इन जनरल वेट की बात करेंगे, तो वेट का जनरल फार्मूला एज यू नो W इज इक्वल टू mg के इक्विवेलेंट है, और मास तो ऑब्वियसली क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हम मून में बात करेंगे तो ये m है। अब मुझे बताइएगा कि अगर g की वैल्यू मून पे क्या होगी कंपैरेटिवली टू द अर्थ, तो मैं अगर कंपैरिजन करूं, मैं पहले यहां पे पॉइंट आउट कर देता हूं कि अर्थ जो आपके पास मून में जी की वैल्यू होती है वो 1/6 टाइम्स जो होती है वो अर्थ की होती है। तो ये आपके पास वैल्यू इन जनरल तकरीबन बनती है दैट इज द 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसी को अगर आप सॉल्व करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इज गिव्स यू द 1.6 न्यूटन। सो ये बहुत सिंपल सा सवाल था। अब इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑब्वियसली वो आपके सामने मौजूद है, दैट इज अल्फा 1.658। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये जनरल अर्थ की ही बात की जाती तो अर्थ पे तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8। तो 9.8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो आंसर बनेगा दैट इज द 9.8 न्यूटन की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन अ रॉकेट लॉन्चेस देन वेट ऑफ एस्ट्रोनॉट। अच्छा, ये जनरली अब जब भी कभी क्वेश्चंस पढ़ा जाता है, फौरन से पहले हमारा उससे रिलेटेड कोई टॉपिक लिंक लाजमी कर जाता है। ऑब्वियसली हमारा फोकस उस क्वेश्चन पे होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है। तो यहां पे हमारे पास आएगा, आपने टॉपिक याद होगा, पढ़ा होगा कि मैस जो है एलिवेटर के अंदर अगर मौजूद है, अगर वो अपवर्ड जाती है या डाउनवर्ड जाती है तो उसके चेंज आता है, बिल्कुल आता है। हम इसकी जनरल फॉर्मेशन में आपको रिकॉल करवाता हूं। ये हम कहते हैं सपोज हमारे पास कोई एक एलिवेटर है, इसके अंदर जनरली कोई आपके पास मैस अटैच है, ये उसका वेट है। अगर तो एलिवेटर अपवर्ड जा रही है तो ये उसका एक्सेलरेशन हो गया और ये टेंशन। तो अपवर्ड जाते हुए हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इसका जो रिलेशन बनेगा mg प्लस ma आएगा। अब लुक एट दैट, ये प्लस का आ जाना, कुछ याद होगा, ये जो टेंशन था टर्म्स ये थी अपेरेंट वेट से रिलेटेड। सो प्लस का आ जाना इस चीज को प्रेजेंट करता है कि जो बॉडी का अपेरेंट वेट है वो क्या होगा? वो इंक्रीज करेगा। व्हाट इफ कि अगर क्वेश्चन में होता कि जो रॉकेट कह लें या एलिवेटर कह लें वो डाउनवर्ड आ रहा है, अगर वही डाउनवर्ड कंडीशन होती तो आपने इसको रिलेट करना था रिलेशन से mgh माइनस ma। तो माइनस का आ जाना इट शोज दैट कि जो आपका अपेरेंट वेट है वो क्या कर रहा है? ऑब्वियसली वो डिक्रीज कर रहा है। एंड नाउ द पॉइंट इज दैट, तो वो फिर हमने आंसर क्या दे देते? डिक्रीजेस का। रिमेन सेम अगर चार्ली ऑप्शन की बात करूं तो ऑब्वियसली चाहे वो एलिवेटर हो चाहे वो आपका रॉकेट हो, अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो इट मींस एक्सेलरेशन तो हो गई जीरो, तो उसका जो अपना एक्चुअल वेट है वही अपेरेंट वेट के लिए आएगा। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देन वेट ऑफ द एस्ट्रोनॉट लॉन्चेस का मतलब जैसे ही वो अपवर्ड जाता है। सो मेरे ख्याल से आपको आंसर क्लैरिफाई हो गया होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज इंक्रीजेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन पीएनपी ट्रांजिस्टर द कलेक्टर इज बाइज्ड रिलेटिव टू द बेस। अच्छा स्टूडेंट, इसमें बड़ी एक सिंपल सी लॉजिकल बात है कि आपको याद होगा कि जब हम बात करते हैं एक पीएनपी की या एनपीएन की, तो इसमें हमारे पास जो आएगी तीन टर्म्स बनती हैं। चूंकि पीएनपी है तो ये पी हो गया, ये एन हो गया और पी। फर्स्ट वाला याद होगा आपको, दैट इज नोन एज द अमीटर। सेंट्रल टर्म को हम नाम देते हैं बेस का, और ये आपके पास क्या आता है, कलेक्टर। अब इस टॉपिक की जर्नल फॉर्मेशन बड़ी एक आसान सी फॉर्म है कि जब भी हम एमीटर और बेस की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो हमेशा जो होते हैं दैट फॉरवर्ड बाइस की फॉर्म में होते हैं। और जब हम बेस यानी कि बेस कह दें या कलेक्टर बेस कह दें, वो आपके पास जो होते हैं वो होते हैं रिवर्स बाइस। अब क्वेश्चन में गौर कीजिए, उसने कलेक्टर बाइज्ड यानी कि इसके बारे में पूछा है, तो वो होगा ही क्या, बेस कलेक्टर दैट शुड बी रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस की बड़ी सिंपल सी फॉर्म है कि अगर ये आपके पास पॉजिटिव है और पी टाइप को आप इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दें तो ये आपके पास रिवर्स बाइस तभी बनता है। तो इसका मतलब हुआ कलेक्टर जो है वो रिवर्स बाइस तभी होगा जब उसकी पी रीजन नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगी। सो दैट इज द रीजन इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज द नेगेटिवली। ऑब्वियसली बोथ तो हो नहीं सकता, और इस फॉर्मेट के अंदर जो आपका आंसर आएगा वो चार्ली इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही स्टूडेंट्स आसान क्वेश्चन था। इंफ्रारेड रेज हैव मोर एनर्जी देन एक्सरे, मोर फ्रीक्वेंसी। अब ये वर्ड को पढ़ के ही हमारा माइंड क्लिक कर जाता है, यार ये कहीं ना कहीं बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हो रही है। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आता है तो ऑब्वियसली किप्स मेथोडोलॉजी हमें यही कहती है कि जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया वो टॉपिक फौरन से पहले आपकी आंखों के सामने आ जाना चाहिए। तो इस टॉपिक का जो मेजर फीचर है आपकी आंखों के सामने अब तक आ गया होगा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, फौरन से पहले हमें आंसर मिल जाता है। तो पहले तो हम इसको क्लियर करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज मोर वेवलेंथ देन एक्सरेज। अब आइए चेक करते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो किस फॉर्मेट में चल रहा है। याद होगा आपको गैमा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और ये टर्म्स चलती हैं। यू नो दैट कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड अगर जाते हैं, आपको याद होगा कि दैट इज एनर्जी इंक्रीज करती है, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, इंक्रीज करती है, बट वेवलेंथ जो है वो क्या करेगी, वो डिक्रीज, यानी कि जैसे जैसे हायर ऑर्डर की तरफ चलते चले जाएं। सो अगर डाउनवर्ड की तरफ जाएं तो ऑब्वियसली उसका रिवर्सल हो जाएगा, एनर्जी डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करेगी, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी, वो आपके पास क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। सो इसमें करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज डी, डेल्टा। मोर वेवलेंथ, इंफ्रारेड की बात हो रही है, इंफ्रारेड यहां पे एग्जिस्ट करता है, मोर वेवलेंथ देन द एक्सरे। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन एक बार आया और स्टूडेंट्स बड़े हैरान थे कि ये क्या, इसका मतलब है कि वेवलेंथ एनर्जी चेंज है। क्वेश्चन वाज दैट कि एक्सरे और माइक्रोवेव इनमें से किसकी स्पीड ज्यादा है, मीडियम चेंज नहीं किया गया, तो स्पीड किसकी ज्यादा है। सो कईयों ने कुछ लगाया, कईयों ने कुछ लगाया, बट रिमेंबर किप्स मास्टर मेथड में ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जस्ट एक जर्नल जो मेन फीचर है वो आपके पास ये कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उनकी स्पीड सेम रहती है। ये हम स्टूडेंट्स को याद भी करवा रहे होते हैं और वैसे भी कभी नहीं भूलता। तो आप भी याद रखिएगा जब कभी स्पीड की बात आए, मीडियम चेंज ना हो, जस्ट माई क्वेश्चन इज दैट अल्ट्रावायलेट और माइक्रो में किसकी स्पीड ज्यादा है, योर आंसर मस्ट बी दे ऑल हैविंग द सेम स्पीड एंड दैट स्पीड इज इक्वलेंट टू द स्पीड ऑफ लाइट, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इसका है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेड लाइट सोर्सेज इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एंड फॉर्म। अच्छा सवाल है इजी, लेकिन जस्ट कंफ्यूज करता है कि इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली है और नई कौन सी लाइट बनाता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं ना कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस की, लाइक अगर आपके पास ये आपके पास वेव है और ये किसी दूसरी वेव के साथ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होती है तो इन दोनों की वेवलेंथ जो है वो सेम है, क्योंकि उसने स्टार्ट में ही क्या बात की है, रेड लाइट। तो रेड लाइट ये भी रेड है और ये भी रेड है। एंड रिमेंबर दैट
कि जब भी हम बात करेंगे इनका जो रिजल्ट आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, तो उसमें हमेशा एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा हाईलाइटेड होता है कि आफ्टर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज चेंजेस वेवलेंथ, स्पीड, frequency, like that. So remember that frequency, wavelength, each and everything would remain same. सिर्फ जो चेंज आता है वो आपके पास किस में आएगा, उसके एम्पलीट्यूड के अंदर। तो ये आपने याद रखना है। तो ऑब्वियसली कोई दूसरा कलर तो इंटरफेयर नहीं करा। मैंने ये नहीं कहा कि ये रेड कलर है और ये ब्लू कलर है, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होंगी तो नया जारी बात है एम्पलीट्यूड बनेगा, लेकिन कलर भी चेंज हो जाएगा इससे। तो यहां पे कोई ऐसी बात नहीं की गई, रेड लाइट की ही बात की, सोर्सेज की बात की गई। आप तो ये दोनों रेड है, रहेगी रेड ही, वेवलेंथ सेम, स्पीड सेम, लाइक इसकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी सेम, लेकिन चेंज किस में आएगा, वो होगा इसका एम्पलीट्यूड। सो हियर द करेक्ट आंसर वुड रिमेन सेम, दैट इज द रेड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन इफ F is equal to 1 न्यूटन makes an angle of, देखिए कितना आसान सवाल आया, सिंपल। तो इसमें वर्क के अकॉर्डिंग वी नो दैट वर्क का जनरल जो आपके पास रिलेशन होता है दैट इज एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अगर मैं जनरली इसको सोल्यूशन करूं तो फोर्स आपके पास 1 है, ऑब्वियसली ये डिस्प्लेसमेंट दैट इज 1 है, और ये डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि cos 30 जो है, cos 30 की वैल्यू अगर हम रिलेट करें फ्रैक्शनल फॉर्म में, ये अब आपको याद होनी चाहिए, √3/2। √3/2 को जारी बात है डेसिमल में क्या कहेंगे, दैट 0.866, और ये आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ जूल। सो ओवर करेक्ट आंसर इज दैट इज डेल्टा 0.866। इससे रिलेटेड भी अगर डिफरेंट कोई एंगल आ जाए उसको भी हमने ज़हन में रखना है। लाइक ये अगर आप टेबल देखेंगे, work is equal to FD cos theta. What if the angle is 0 degree? Obviously cos 0 is 1. The work done will be maximum, or you could say 100%. 30 डिग्री हमने अभी बात की है, और वो अगर परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो अप्रोक्सीमेट ये क्या बनेगा, 86%। बात करेंगे 45 डिग्री की, 0.707, 70%, और ये इस तरह फॉर्म 60 पे हाफ हो जाएगा, तो हाफ का जो परसेंटेज आएगा ऑब्वियसली वो 50% बनेगा। एंड 90 वी ऑल नो दैट कि cos 90 की वैल्यू 0 है, सो द वर्क डन विल बी 0। एंड व्हाट अबाउट द 180 मीन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180, तो आंसर आएगा -100। बट रिमेंबर हियर -100 इसे कहते हैं मैक्सिमम नेगेटिव वर्क, बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। सो इसके हवाले से ये टर्म याद रखिएगा। और एक जर्नल वही बात, किप्स मास्टर मेथड, अगर मैं अकॉर्डिंग टू दैट एक पॉइंट पूछूं आपसे कि -10 जूल और +10 जूल में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है। सो हियर वी आर के -10 जूल और +10 जूल एक्चुअल में ये इक्वल ही है, बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। फिजिक्स में जनरली जो नेगेटिव साइन होता है, वो जर्नल में बात कर रहा हूं, वो दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 1, अगर तो वो वेक्टर क्वांटिटी है तो दैट इज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो ये रिप्रेजेंट करेगा उसमें कोई लॉस हो रहा है, कोई चीज एनर्जी गिवन आउट हो रही है। सो याद रखिएगा 10 जूल और +10 जूल ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, बट फर्क ये इतना है कि यहां पे लॉस हो रहा है और यहां पे क्या हो रहा है, गेन। सो कभी आ जाए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बट रिमेंबर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज, अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त एंट्री टेस्ट में यू नो दैट थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, तो उस हवाले से हम बाज़ औक़ात जो है हमारा माइंड जो है वो इस चीज़ को पिक कर रहा होता है कि बस हमने करेक्ट ही चीज़ें बतानी है। सो दैट इज़ द रीज़न किप्स मेंटली प्रिपेयर स्टूडेंट को हम लोग ऐसे कर रहे हैं। किप्स इस तरह करते हैं अपने मेथड के थ्रू कि चीज़ जो क्वेश्चन आ रहा है उसको प्रॉपरली रीड आउट ज़रूर करें। जैसे इनकरेक्ट वर्ड है, लेकिन मेरा माइंड क्या पढ़ रहा होगा कि यार करेक्ट ऑप्शन को पढ़ रहा होगा, तो ऊपर वाला भूल जाती है। अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर जाती है। सो रिमेंबर वर्डिंग इज दैट इनकरेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़ा सिंपल, ऑप्शन 1, अ प्रोटॉन एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली ये ठीक है। लेट सपोज मैं यहां पे पॉइंट आउट करता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास नेगेटिव है। अगर यहां पे प्रोटॉन है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो प्रोटॉन भी किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव। तो ये तो होगी ऑप्शन करेक्ट। इन शॉर्ट वर्ड पूछा किसके बारे में, इनकरेक्ट के बारे में।
आगे चलते हैं, बीटा ऑप्शन, बी ऑप्शन, फोर्स एट अ पॉइंट फार्दर फ्रॉम द चार्ज इज द सेम एज एट अ नियरर पॉइंट। अब यहां पे वर्ड देखें, फोर्स एट अ पॉइंट फार्दर फ्रॉम द चार्ज इज सेम। आपको क्या लगता है ये सही है? तो मेरे ख्याल से ये वर्डिंग अगर आप देखें कूलम्स का फर्स्ट लॉ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस ऑप्शन के कहने का मतलब यहां पे यह है कि आपके पास ये दो सपोज चार्जेस हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और मैंने यहां पे कोई पॉइंट चार्ज रख दिया। अब आप मुझे खुद बताएं कि इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस क्या इक्वल है? ऑब्वियसली नहीं है। तो ये और ये इनके दरमियान डिफरेंट फोर्स है, इसके और इसके दरमियान भी फोर्स क्या है? डिफरेंट है। तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि ये आपके पास फोर्स इक्वल हो जाए? तो अकॉर्डिंग टू दैट ये अब कुछ गलत लग रहा है। अब जैसे ही मैंने गलत क्रॉस किया तो जारी बात है ये इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मैं अगली ऑप्शन भी नहीं पढ़ूंगा। तो इस चीज का ख्याल रखना, अगली को भी चेक जरूर करें। फोर्स एट टू पॉइंट्स दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इज द सेम। ऑब्वियसली कि इक्वल अगर डिस्टेंस है, वही बात आ गई कि ये अगर आपके पास पॉजिटिव है और ये आपके पास नेगेटिव है और सेंटर में, चले एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई चार्ज रख दिया, इसका इससे डिस्टेंस भी सेम है और इसका इससे डिस्टेंस भी सेम है, तो ऑब्वियसली ये आपके पास फोर्स इक्वल ही रहेगी क्योंकि डिस्टेंस दोनों सही है। तो ऑप्शन ये जो है वो करेक्ट नजर आ रही है। फोर्स एट अ नियरर पॉइंट इज ग्रेटर देन दैट एयर फार्दर पॉइंट। अभी मैंने कूलम्स लॉ की डिस्कशन आपसे की कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो जितना डिस्टेंस कम होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी, और जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स कम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है कि फोर्स एट अ नियरर पॉइंट इज ग्रेटर, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। ऑब्वियसली दिस वन इज आल्सो करेक्ट, लेकिन आंसर पूछा गया था इनकरेक्ट सा, तो हमारा जो आंसर आएगा हियर इज दैट इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मटेरियल हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट के हम जनरली जो बात कर रहे होते हैं वो कंडक्टर है एक तरफ है, इंसुलेटर्स भी हैं और जनरली एक सेमीकंडक्टर्स भी हैं। तो मैं अगर बात करूं जनरली कंडक्टर्स की, अगर हम बात करें तो कंडक्टर्स में यू नो दैट कि जो आपके पास रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, के टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो बहरहाल मैं यहां पे इंसुलेटर की बात नहीं कर रहा क्योंकि ऑब्वियसली उसका रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी काफी हाई है। अगली मैं बात करूं अगर सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में जब हम बात करेंगे तो उसमें ये टर्म आएगी कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो क्वेश्चन देख के हमें बहुत इजीली क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि डायरेक्ट रिलेशन इज फॉर द कंडक्टर्स, इनवर्स रिलेशन इज फॉर द सेमीकंडक्टर्स है। और जहां इनवर्स रिलेशन आएगा यू मस्ट नो दैट उनके लिए टर्मिनोलॉजी जो यूज कर जाती है वो दैट इज हैविंग द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगला पॉइंट दैट इज कि इनमें से कौन सी है? यू नो दैट कॉपर नो, गोल्ड ऑब्वियसली नॉट, सिल्वर नहीं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन ये हाईली रेटेड वैल्यूज है जो कि कैटेगराइज होती है इस सेमीकंडक्टर्स में। सो हमें क्लियर हो गया आंसर कि इसका आंसर जो है दैट इज ऑफ द सिलिकॉन। इसकी जनरल फॉर्मेशन के लिए मैं आपसे जनरल एक टर्म्स शेयर कर लेता हूं, जैसे कि हमने अभी बात की है कि लाइक कि इस फॉर्मेट के अंदर अगर आपके पास पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है तो वो मेटल्स, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन ये आ जाते हैं, यानी कि ये बहुत सारे हैं वैसे तो, यानी कि वेल नाउन अगर मैं बात करूं तो। और नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट में यू नो दैट सेमीकंडक्टर्स जैसे डायोड की बात की जा सकती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, इलेक्ट्रोलाइट, तो ये कम से कम हमारे माइंड में जरूर होने चाहिए। सो करेक्ट आंसर दैट इज अल्फा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, बड़ा आसान क्वेश्चन है। बात तो ये होता है कि जनरली हमारा माइंड जो है जैसे ही 3-4 लाइनों का सवाल देखता है तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन आने लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह का कोई ऐसी टर्म नहीं है, जब तक कि उसको रीड आउट प्रॉपरली हम ना कर लें हमें क्लियर नहीं हो सकता। इस वजह से इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। वी आर हेयर विद यू, किप्स इज हेयर एंड विद यू। तो इसकी मेजर प्रैक्टिस के लिए हम ऑब्वियसली किप्स की बुक्स भी हैं, उससे आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे पास्ट पेपर और इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं जिससे आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। A body of mass m move in a circle of radius r with a velocity v. What happened to the
ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज द लीनियर, और अगला वर्ड है दैट इज द एंगुलर। और क्या पूछा गया? मोमेंटम के बारे में। इफ द मास इज डबल, वर्डिंग क्या यूज की गई कि अगर मास डबल हो जाए और रेडियस कांस्टेंट रहे, ये इसका कीवर्ड आ गया। हर क्वेश्चन का जनरली कोई ना कोई कीवर्ड जरूर होगा। तो इसमें बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, मैं यहीं पे आपसे क्लैरिफाई कर देता हूं कि लुक एट दैट, अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो P इज इक्वल टू mv। ऑब्वियसली बड़ा सिंपल सा है, अगर मास को अगर आप डबल कर दें तो आपके पास जो न्यू मोमेंटम आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? वो 2p आएगा। व्हाट अबाउट द एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम की जब हम बात करेंगे तो उसका रिलेशन हमारे पास आता है, दैट इज mvr। सिमिलर वही बात आ गई, मास को अगर हम डबल कर दें तो न्यू मोमेंटम आपके पास यहां पे क्या बताएगा कि न्यू मोमेंटम विल आल्सो बिकम्स डबल। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, लीनियर मोमेंटम डबल्स, एंगुलर मोमेंटम डबल्स। तो बाकी टर्म्स जो है वो इससे रिलेट नहीं करती हैं। तो ऐसा जब सवाल आ जाए जिसमें आपके श्योरिटी है, तो फिर अगली ऑप्शन मेरे ख्याल से इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑफ 8 न्यूटन 6 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास कितना दिया जी? 20 किलोग्राम। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? अब जनरल बहुत सिंपल स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया, और बात यहां पे आती है कि हमने बात करनी है एक्सेलरेशन की। वी नो दैट कि जब हम बात करते हैं सिंपल अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ की, तो दैट इज F इज इक्वल टू ma, और फोर्स जो रिलेट करेगी वो आपके पास बनेगी F ओवर m से हम जनरली रिलेट करेंगे। अब यहां पे जो बात की गई कि आपके पास मास जो है दैट इज 20 किलोग्राम, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज 6 न्यूटन है, परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं, और ये आपके पास दैट इज 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन और 6 न्यूटन दोनों फोर्सेस जो है वो परपेंडिकुलर हैं। और आपको पता है कि जब परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। इसका रिजल्टेंट ऑब्वियसली क्या आएगा? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इतनी कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली हमें आती है। तो ये आपके पास क्या आएगा? 64 36, दैट गिव्स यू द 100। और रिक्वायर्ड रिजल्टेंट कह दें या इन जनरल इसको आप फोर्स कह लें, वो आपके पास क्या आएगा? दैट इज 10 न्यूटन। अब इस 10 न्यूटन की वैल्यू को यहां पुट आउट करें तो F अपॉन मास जो है 10 ओवर आपके पास कितना आ गया? 20। इट गिव्स यू 1/2, और आपका आंसर जो बनेगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा। सो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज अल्फा। अब यहां पे एक पॉइंट पे मैं रुकूंगा। यहां तो बात की गई कि दो फोर्सेस अगर परपेंडिकुलर हो, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया, आंसर दे दिया। व्हाट इफ देयर इज वुड बी एन अदर एंगल लाइक दैट? मैं बात करता हूं। जनरल फार्मूला ऑब्वियसली रिजल्टेंट का a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो तो इसमें हम जब बात करते हैं, मैं भी जो बात कर रहा था किप्स मास्टर मेथड की, जब हम बात करते हैं तो डायरेक्टली फिर आपने इसको सॉल्व नहीं करना। तो ये आपके पास जो है रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए बी ही आएगा, बिकॉज cos 0 की वैल्यू यहां पे आपके पास क्या आएगी? दैट इज 1। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, रिजल्टेंट वुड बी a प्लस बी। तो यहां पे कभी आ जाए कि अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा? तो किप्स मास्टर मेथड ये कहता है कि जस्ट आपने उनको एड अप कर देना है। ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर डायरेक्टली 90 डिग्री हो तो उसका रिजल्टेंट ये है। व्हाट इफ द एंगल इज 180, या दो वेक्टर्स जो है वो एंटी पैरेलल हो, तब क्या बात होगी? तो उसमें माइनस इधर आएगा, तो ये आपके पास ओवरऑल यहां पे जो बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर अंडर रूट दैट इज r। तो इसको सॉल्व करें तो a माइनस बी, तो ये हम कहते हैं कि मिनिमम रिजल्टेंट। सो क्वेश्चन ये भी पॉसिबल है, दो वेक्टर्स के दरमियान रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट व्हेन दे आर एंटी पैरेलल। और मैक्सिमम कब होगा? ऑब्वियसली जब वो पैरेलल होंगे। तो इससे रिलेटेड इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट हैपन टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट? इफ देखिए एक बात की गई है, डेंसिटी की बात की गई है, इंक्रीजेस वाइल रेडियस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसने रेडियस को चेंज नहीं किया, रेडियस रिमेन कांस्टेंट है। तो सबसे पहले जब भी मैंने टॉपिक अब माइंड में आया ऑर्बिटल का, तो मेरे माइंड में फार्मूला आएगा, वी नो दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू कैपिटल G, दैट इज द मास ऑफ द प्लैनेट कह दें, या जो अब हम बात अर्थ की कर रहे हैं, एंड दैट इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट, यानी कि अर्थ का रेडियस है।
अब चूंकि यहां पे बात की गई है डेंसिटी की, तो जर्नल हम डायरेक्टली फॉर्मेट को रिलेट करते हैं। वी नो दैट कि जब डेंसिटी की बात की जाती है, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम से आप रिलेट करते हैं, या आप ये भी कह दें कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एंड यू नो दैट कि हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप रखती है, और किसी सफेयर का जो वॉल्यूम है वो यू नो दैट 4/3 पाई आर क्यूब से आप इसको रिलेट कर रहे होंगे। सो यहां पे भी हम रिलेट कर सकते हैं, यू नो दैट कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो वेलोसिटी भी प्रोपोर्शनल मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हम एक स्टेप और लाजमी कर लेते हैं ताकि वेरीफाई कर लिया जाए। ये आपके पास जनरली कैपिटल जी आ गया, एम की वैल्यू अभी आपने बता दी कि डेंसिटी है 4/3 है, पाई है, अब मैं रेडियस को प्लैनेट के रेडियस से रिलेट करता हूं, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आर। अब देखिए कैंसल आउट फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, यही ट्रिक बात की जाती है कि आपने विद इन शॉर्ट टाइम कैसे इसको सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा, क्या इसको कैंसल आउट करने मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज रेडियस उसने खुद ही बता दिया कांस्टेंट है, जी की वैल्यू वैसे ही कांस्टेंट है। तो डेंसिटी का अगर मैं रिलेट करूं, इसका रिलेशन देखूं, तो वो आपके पास क्या बनेगा, डायरेक्ट बनेगा। सो इट्स क्लैरिफाई दैट कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी, जी क्या कहते हैं आप, वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली, तो वो क्या करेगी, वो इंक्रीज। तो इसका आंसर जो करेक्ट था दैट वाज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत सिंपल है। व्हिच फिनोमिना इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो कलर फॉर्मेशंस होती हैं सोप में, और सोप सॉल्यूशंस कह दें आप इसको, या ऑयल और वाटर का मिक्सचर कह दें, तो जब इनके ऊपर कोई कलरफुल सा स्पेक्ट्रम टाइप बनता है, ये तमाम फिनोमिनाज होती हैं ड्यू टू द इंटरफेरेंस। तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज है, बिकॉज कलर ऑन ऑयल फिल्म ऑन वाटर है, ऑन सोप बबल, ये तमाम जो फिनोमिनन्स हैं वो आपके पास रिलेट करेंगे इंटरफेरेंस से। हाँ, ये अलग बात है, कभी आ जाए द ब्लू कलर ऑफ स्काई सीम्स टू बी ब्लू, इट इज ड्यू टू विच फिनोमिना, ऑब्वियसली दैट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग। तो ये एक हॉट क्वेश्चंस होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर मूव विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलरली टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही वर्ड मैग्नेटिक फील्ड आया, फिजिक्स में मेरा माइंड एकदम से क्लिक कर गया कि ये हम जा रहे हैं बुक 2 के अंदर मैग्नेटिज्म के टॉपिक से रिलेटेड। फौरन से पहले वो चीजें रिकॉल होना शुरू हो जाएंगी। ऑफ 0.1 टेस्ला, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन, तो इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने फाइंड आउट करना है बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द कार। बहरहाल हमारा जो मेजर जो एंटी टेस्ट से रिलेटेड जो कंसर्न होता है, फोकस उसी पे करते हैं जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, जो अंदर ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करना है, कोई चीज़ कांस्टेंट तो नहीं है, कोई जीरो तो नहीं है, लाइक दैट। जैसे पूछा किसके बारे में गया, ईएमएफ, लेंथ का लफ्ज आ गया, तो कौन सा रिलेशन ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड में जिसमें यार लेंथ का रिलेशन आ रहा होगा, एग्जैक्टली दैट इज EMF इज इक्वल टू VBL, और आपके पास परपेंडिकुलर बात की गई है तो वो कितना आ जाएगा, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो EMF वुड बी इक्वल टू VBL। बाकी इनकी वैल्यूज हमने जनरली पुट करनी है। यू नो दैट वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास दैट इज 20, और B जो है वो है 0.1 टेस्ला, तो दैट इज 0.1, और लेंथ गिवन है दैट इज 1.5। बाकी आप जनरली इसको सॉल्व कर लें, इट गिव्स यू 1/10। आप ये भी कह सकते हैं कि 1.5 जनरल फ्रैक्शन वैल्यू, मैथमेटिक्स अच्छा है आपका, तो दैट इज 3/2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, इट गिव्स यू द 3 वोल्ट। एक बात का और स्टूडेंट्स ख्याल लाजमी रखिएगा, हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के फौरन बाद भूल ही जाते हैं कि यार उसका यूनिट क्या है। हो सकता है यहां पे 333 ही लिखा होता, या 2 दफा 3 होता, और जल्दी में हमने कोई ऑप्शन करेक्ट कर दी 3 वाली, लेकिन आगे देखा ही नहीं है कि यूनिट क्या है। सो अपने माइंड को उस चीज के ऊपर फोकस भी रखना है, वेल प्रिपेयर्ड भी रहना है कि कहीं कोई यूनिट तो गलत नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू ठीक है, यूनिट गलत हो गया, ऑब्वियसली क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। सो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। हियर द करेक्ट आंसर इज दिस वन, 3 वोल्ट चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच डायरेक्शन डज मड फ्लाई फ्रॉम द रोटेटिंग टायर, व्हाट इज द, ये
एंगल बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी। ये क्वेश्चन हम बड़ी लाइक अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, और एक जनरल सी मैं बात बताऊं, ये एग्जैक्टली जो ओरिजिनल क्वेश्चन उन्होंने जो लिया, अगर आप देखें पंजाब बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक का ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह उससे पूछा गया और वही बात की गई है। अब देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ, ये आप जानते हैं कि सर्कुलर पाथ में जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो पोजीशन वेक्टर है ये आपके पास, और किसी पॉइंट से भी उसको रिलीज किया जाएगा, किसी भी पॉइंट से, तो वो पॉइंट जो है वो टेंजेंट बनाते हुए गुजरेगा, और पोजीशन वेक्टर से उसका जो एंगल रहता है वो क्या रहेगा, वो 90 डिग्री पे रहेगा। तो टेंडेंशियली भी होगा और पोजीशन वेक्टर के साथ 90। तो ऑप्शन को देख के क्लैरिफाई हो गया, 90 डिग्री है, मड फ्लाइज ऑफ टेंडेंशियली। सो दैट करेक्ट आंसर आपके पास दिस वन अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L carrying a current I placed in a uniform magnetic field B at an angle of theta, if the current is reduced to, that is the keyword of this MCQ, कि अगर वो 3/4 हो जाए देन व्हाट, क्या चेंज आएगा। सबसे पहले तो हमें क्लैरिफाई होना चाहिए कि जनरल इसमें रिलेशन कौन सा लगेगा। हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, देन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड एंगल इज थीटा, करंट भी रिड्यूस हुआ इतना और एंगल भी उसने क्या कर दिया, वो आपके पास चेंज कर दिया। व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास यहां पे क्या मौजूद होगी। तो यहां पे अगर जनरली हम बात करें, लेट सपोज ये आपके पास नॉर्थ है, ये मैग्नेट की फॉर्म पे ये साउथ है, कि ये आपके पास सपोज कोई रॉड है और ये आपके पास मैं कहता हूं कि दैट इज एंगल ऑफ थीटा। तो इस कंडीशन के लिए हमें पता है कि करंट भी आ गया, लेंथ भी आ गई, तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो फॉर्मेशन बनेगी फोर्स की, एज यू नो दैट F दैट इज इक्वल टू ILB ऑफ क्या था वो, साइन ऑफ थीटा, या जनरली ILB से। अब हम न्यू वैल्यूज को रिलेट करते हैं और उसमें चेक करते हैं कि हमारे पास क्या फॉर्मेशन आ सकती है। तो ये आपके पास आ जाएगा I की जगह ऑब्वियसली ये कितने टाइम्स कहा गया, दैट इज 3/4 ऑफ I है। लेंथ में एज सच कोई चेंज नहीं किया गया, B भी एज इट इज आएगा, लेकिन साइन एंगल जो दे दिया गया वो कितना दिया गया, दैट इज ऑफ द 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को रिलेट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 3/4 ILB कह दे, साइन 30 की वैल्यू एज यू नो ये आपके पास है 1/2, सो इट गिव्स यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 3/8 ऑफ द F। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा दैट इज अल्फा 3F/8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज हाफ, इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स, कितना स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन आया, दैट इज द पॉइंट। अब ये सिंपल क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली एक सिंपल स्टूडेंट भी कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप किप से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन से जब आप गुजर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको इजी ही लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऐसे सवाल लाजमी आने हैं जो कि आपके नॉलेज को डिसाइड कर रहे हैं, आपके एग्रीगेट को, आपका एडमिशन खुदा ना खासा नहीं होना लाइक इस टाइप की चीज़ें हैं। तो लिहाजा किप्स जब आप प्रिपेयर करते हैं, इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कोई भी सिनेरियो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टूडेंट जो है वो उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर रहा होता है। एनीहाउ दैट वाज द क्वेश्चन, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज हाफ्ड इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम, सिंपल एनर्जी का जनरल फार्मूला अगर देखें दैट इज इक्वल टू HF, और इक्वेशन से रिलेट किया जा रहा है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो जनरल रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट है। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी अगर हाफ होगी तो सिंपल सी बात है एनर्जी भी क्या होगी, हाफ। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज चार्ली।